भाई ये सब देखो जी, क्लास की बात क्लास में ही रहे, ठीक है ना, बाहर ना जाए जी। हम कैसा पढ़ाते हैं ये बाहर जाए, ठीक है, चाहे जो भी जैसे पढ़ाते हो। देखो हम लोगों ने कल केपलर लॉ लिखाया था, तो केपलर लॉ क्या कहता है उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लें, ठीक है। उन्होंने जो पहला ला दिया, ठीक, उन्होंने जो पहला ला दिया, उन्होंने एक, अगर मान लीजिए ये आपका एलिप्स है ना, एलिप्स में कितने फोकस होते हैं जी? 2 होते हैं। मान लेते हैं कि एक फोकस पे क्या है जी? एस है, सन है, और यहाँ पे कोई क्या है जी? प्लेनेट है, पी है। तो उन्होंने पहले लॉ में क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारा जो सन है, पहले लॉ में उन्होंने क्या कहा बताओ? कि जो भी एक पाथ है वह क्या रहेगा जी? इलिप्टिकल होगा, मतलब वो इलिप्स रहेगा। उन्होंने पहला ये कहा कि जो पाथ रहेगा हमारा, जो प्लेनेट मूव करता है वह क्या रहेगा जी? इलिप्टिकल फॉर्म में होगा, वह इलिप्स होगा। उन्होंने पहली बात कही, पहला लॉ। अभी इसको हम लिखाएंगे। इसको लिखाने के बाद हम ये भी बताएंगे कि हम लोग जो उन्होंने केपलर लॉ कहा, तो सेंट्रल ऑर्बिट में उनका क्या कैसे यूज है। फिर उन्होंने दूसरा लॉ उन्होंने ये कहा कि अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे क्या है जी? ये रेडियस मान लेते हैं r है। उन्होंने कहा कि अगर एट टी टाइम पे प्लेनेट यहाँ पे आ जाए तो यह जो एरिया बनेगा, यह एरिया, और फिर इक्वल टाइम टी यहाँ पे आ जाए तो जो यह एरिया रहेगा, ये दोनों क्या होंगे जी? इक्वल होंगे, मतलब इक्वल टाइम में वह इक्वल एरिया रखेंगे। फिर उन्होंने दूसरा कहा। फिर उन्होंने तीसरा क्या कहा कि जो इसका पीरियोडिक टाइम है, पीरियोडिक टाइम मतलब क्या जी? कि यहाँ से अगर चला तो फिर यहाँ तक आने में उसे कितना समय लगा, यही ना भाई होता है। यहाँ से अगर चला तो यहाँ तक आने में कितना उसको समय लगा। तो जो उन्होंने कहा कि जो पीरियोडिक टाइम है t², वह क्या होता है? उसके सेमी मेजर एक्सिस ना जी। यहाँ से यहाँ पे इसका मेजर एक्सिस क्या होता है? 2a होता है, ए होता है ना जी। तो जो t² है वह इसके सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के क्या होता है जी? प्रोपोर्शनल होता है। उन्होंने केपलर ने ये 3 लॉ दिया, और यह कभी कभी 2 नंबर के आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। अच्छा, अब बताओ बाबू, उन्होंने पहला लॉ दे दिया कि वो इलिप्टिकल फॉर्म में आता है। हमने सेंट्रल ऑर्बिट, पहले इसको बता दें तब लिखाएं क्या? चलो पहले इसको लिखा दें, तब फिर यहाँ बताएंगे कि सेंट्रल ऑर्बिट उसका कैसे क्या यूज है। या तो सुन ही लो, जब बोल रहे हैं तो पूरा बोल ही लें। उन्होंने कहा कि यह इलिप्टिकल पाथ है, एलिप्स वाला पाथ है। तो सेंट्रल, इसका मतलब क्या है? हम लोग क्या इसे निकाल पाते हैं कि किसी भी प्लेनेट का जो एक्सेलरेशन होगा, अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे जी? उसका क्या करेंगे? हमने निकाला था ना कि जो फोर्स एक्सेलरेशन होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? 1/r²। अभी हमने इसको किया था कल लेक्चर में कि अगर F = μ/r² है तो वह एक कोनिक सेक्शन रखता है। कोनिक सेक्शन में हमने क्या प्रूफ किया था? वो एलिप्स भी रखता है। इसका मतलब है कि हमें अगर किसी प्लेनेट का एक्सेलरेशन निकालना हो, इसका हम क्या निकाल लें? डिस्टेंस निकाल लें और 1/r² कर दें, तो वही हमारा पता चल जाएगा उस प्लेनेट का एक्सेलरेशन क्या है टूवर्ड्स सन। ये पहला चीज़ उन्होंने बताया, ठीक है। चलो, ये हम कंपेयर कर रहे हैं सेंट्रल ऑर्बिट से। दूसरा उन्होंने क्या बताया कि था कि इक्वल टाइम में वह इक्वल एरिया रखता है। और तुम लोगों को अच्छे से पता है, जो क्लास किए हैं पिछले टर्न पे या पीछे, हमने निकाला था रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया। वो भी क्या था? कांस्टेंट था, और वह कितना आया था जी? h/2 आया था। रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया वो भी क्या था? कांस्टेंट था, हम लोगों ने निकाला था। तो दूसरा लॉ वो भी कहते हैं
कि वह क्या है, सेकेंड लॉ, केपलर लॉ, क्या कहा बोलो? हाँ, इक्वल टाइम में इक्वल रखेगा। और हम लोगों ने प्रूफ किया है कि जो सेंट्रल ऑर्बिट में होता है सेक्टोरियल एरिया पर यूनिट टाइम, वो भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो भी सेंटर ऑफ फोर्स काम करेगा वह क्या करेगा, टूवर्ड्स सन के काम करेगा, टूवर्ड्स सन काम करेगा। थर्ड में उन्होंने क्या कहा, ये सब हम चीज़ें बताए हैं कि यह जो है इसका पीरियोडिक टाइम का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ए क्या है जी, मेजर सेमी मेजर एक्सिस है, ठीक है। यहाँ देखो तो तुमको पता है बाबू टोटल एरिया। अभी देखो हम यहाँ से चीज़ें सब निकालेंगे। टोटल एरिया बराबर क्या होगा, जो आपका पीरियोडिक टाइम, एक क्वेश्चन हमने कराया था बाबू अगर याद हो तो, टोटल टाइम मतलब टोटल पीरियोडिक टाइम इनटू यह जो आपका पर यूनिट क्या बना जी, एरिया बना। तो यह क्या हो जाता है जी, h बाई क्या हो जाता है, h बाई। तो हम दिखाएंगे कि t जो आएगा वो भी क्या आएगा, a क्यूब के प्रोपोर्शनल आता है। जहाँ तक मुझे याद है कि t इक्वल टू आता है 4 पाई स्क्वायर अपान म्यू इंटू ए क्यूब, ऐसे कुछ आता है। मतलब हमारे कहने का मतलब है पहले हम लोग केपलर लॉ पढ़ेंगे, फिर केपलर लॉ से हम लोग सेंट्रल ऑर्बिट में क्या समझे क्या जाने उस चीज़ को समझेंगे और लिखेंगे, ठीक है। लिखो, लिखिए ना जी केपलर लॉ, लिखो इसमें द लॉज अकॉर्डिंग टू विच the planets move with according to the law according to which the planets move with reference to the sun were discovered by the astronomer John Kepler, discovered by astronomer John Kepler. Dot these laws are as follows. These laws are as follows. फिर सुनो, the laws according to which the planets move with reference to the sun were discovered by the astronomer John Kepler. Dot these laws are as follows. पहला लिखो बाबू, जो अभी बताया गया है। each planet describes an ellipse having the sun as one of its foci, FOCI. सेकेंड लॉ लिखो, the radius vector drawn from sun to the planet, the radius vector drawn from sun to the planet describes equal areas
in equal times. Describes equal areas in equal time. थर्ड लिखो, the square of the, यही the square of the periodic time of the various planets are proportional to the cubes of the semi major axis from Kepler's law. मेजर एक्सिस ऑफ दियर ऑर्बिट्स, केपलर लॉ कहाँ से आ गया जी? क्यूब्स ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ दियर ऑर्बिट्स। ये कभी कभी 2 नंबर में पूछा गया है, सिर्फ स्टेटमेंट पूछा गया है तीनों लॉ का, तो आप, हमें उम्मीद है कि इसे आप बता लेंगे। आगे लिखिए, ये आपके एग्ज़ाम में 2-3 बार पूछा गया है। लिखिए, देखिए, 1 मिनट रुकिए, बता दें किस किस ईयर में पूछा गया है। 8, 9 और 13 में, 2008, 9 और 13। देखिए, डिडक्शन फ्रॉम केपलर्स लॉ, डिडक्शन फ्रॉम केपलर्स लॉ। मतलब हमें ये सेंट्रल ऑर्बिट से और जो उन्होंने केपलर ला दिया, हमें क्या क्या चीज़ें मिली उसके विषय में हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो वही है कि प्लैनेट का एक्सेलरेशन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसका हम डिस्टेंस निकाल लें और क्या कर दें उसको 1/r का होल, वही हमारा क्या दे देगा? एक्सेलरेशन। लिखिए, from the first Kepler's law, we conclude that the acceleration of each planet towards the sun, the acceleration of each planet towards the sun varies inversely as the squares of its distance, from the sun. लिखिए सेकेंड, लिखिए, according to the Kepler's second law। भाई अभी इसमें सब थ्योरेटिकल चल रहा, अभी इसमें जो क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। वैसे मैकेनिक्स में थ्योरी कम पूछता है, ठीक है। देखिए, according to the Kepler's second law,
द रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन, ये हम लोग एक आर्टिकल में किए थे और यहाँ बताए भी है, रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया इज कांस्टेंट, which is true only in central orbit, which is true only in central orbit. नीचे से, hence from the second Kepler's law we conclude that, hence from the second Kepler's law we conclude that the acceleration of the planet and therefore the force on it is directed towards the sun. मतलब इसमें यहाँ पे जो सेंटर ऑफ फोर्स का जो काम करेगा वो क्या करेगा जी? सन करेगा। थर्ड लिखिए, द पीरियोडिक टाइम T of a closed central orbit under inverse square law is given by अभी बताएं जी, टोटल एरिया बराबर क्या था? T इंटू H/2। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? अभी सुनो, एरिया ऑफ क्या जी? एलिप्स, और क्या H/2 क्या था? रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया। अभी लिखना मत, अभी समझ लो फिर लिखना। रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया। तो एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है जी? क्या होता है? पाई ए बी। एक क्वेश्चन में कराया था जी, याद हो तो, नहीं तो कोई बतिया नहीं है। पाई ए बी अपान क्या है ये? H/2। तो क्या हो जाएगा जी? 2 पाई ए बी अपान एच। देखो 2 पाई ए बी अपान एच की वैल्यू क्या होती है बाबू? √μ/L। कल बताया था ना, तो क्या हो जाएगा जी? √μ इंटू क्या जी? ठीक, इसको टू क्या हो जाएगा? 2 पाई ए बी अपान ये √μ हो गया, और ये क्या हो जाएगा? √b² क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, सब पता है, बताना तो है ना जी? कुछ बताना है ना जी? अरे भाई L की वैल्यू होती है। फिर देखो बाबू, यहाँ से B से A √ है ना, तो क्या हो जाएगा जी? कैंसिल हो जाएगा। एक लाइन और लिख लिया जाए, नहीं तो काम घबरा जाएगा। 2 पाई ए बी अपान यहाँ √ हो गया जी म्यू, यहाँ क्या हो जाएगा? B A1 अपान √A है ना जी, तो क्या हो जाएगा? इंटू A2 पावर क्या हो जाएगा? 1/2। ये हो जाएगा आपका B से B कैंसिल, 2 पाई इंटू
ए टू पावर क्या हो जाएगा 3/2 अपान क्या जी अंडर रूट ये क्या हुआ हमारा टी बराबर, तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4πa³, दोनों तरफ क्या कर दिया जी स्क्वायर कर दिया, अपान क्या हो जाएगा हाँ तो पाई स्क्वायर आ गया। ठीक, तो जो उन्होंने कहा था जो हमने निकाला क्या है जी सेम है, और उसका पीरियोडिक टाइम क्या आएगा, अगर देखा जाए तो इम्प्लाई दैट इसको आप कह सकते हो ना टी स्क्वायर क्या जी a³। इसका मतलब उन्होंने क्या कहा कि ये जो म्यू भाई देखो, अगर यह उन्होंने कहा था ना कि वह प्रोपोर्शनल टू क्या होगा a³ के होगा, इसका मतलब है कि ये सब क्या होंगे कांस्टेंट होंगे, तो 4 तो कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये पूरे इस लॉ को फॉलो करने के लिए म्यू को क्या होना पड़ेगा कांस्टेंट होना पड़ेगा। इतना लिखिए, फिर हम दिखा रहे हैं, इतना लिखिए। अच्छा आजकल हम लिखा ज़्यादा रहे ना जी, क्या करेंगे, वही थ्योरी है ही, ये तो मैकेनिक्स में तो क्वेश्चन ज़्यादा लगते हैं। चलो बस आज ही थ्योरी है, कल से हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, मतलब अगले टर्न से। बाबू जो सीट मिली है ना कोई सीट, तो उसको देखे हो कभी खोल के, तो कुछ मिल रहा है कि अभी टाइम नहीं मिला। जो पहला क्वेश्चन है सीट का वो हम लोग कल पढ़े थे, ठीक है, तो जो आपको सीट मिली है वो दोनों चैप्टर का मिला के मिली है, ठीक है ना। तो एक जो लड़का था कल फीस जमा किया हो, तो वही उसको सीट मिला है, तो वही पहला क्वेश्चन वो खुद बोला है कि यही तो कहीं देखो अब आज यही पढ़ाए हैं, उसको लगा कि हाँ ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा इसमें तो फिजिक्स ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, ये बताओ कि हमारे और आदित्य में ज़्यादा बोलता कौन है। तुम फिजिक्स पढ़ती हो जी? नहीं ना, अच्छी बात है। बोलो जी, तुम भी नहीं पढ़ती हो? तुम बाबू पढ़ते हो ना, पढ़ते हो फिजिक्स? तुम्हें क्या लगता है मतलब कौन अच्छा पढ़ाता है, इसकी तो हम बात नहीं करेंगे जी, ठीक है। हंसी मजाक चलता रहता है, हमको लगता है कि मैं भी हम दोनों लगभग ज़्यादा ही हंसी मजाक करते। आज मैंने सेकेंड ईयर में कहा कि भाई मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ, हंस के बोल के बतिया के, तो हमारे और आदित्य में कौन है, तो एक लड़की बोली आदित्य है। हम कहीं जब हमसे ज़्यादा बोलते हैं तो पढ़ाते क्या हैं, ठीक है। चलो लिखो, बट अकॉर्डिंग टू द केपलर्स लॉ, but according to the Kepler's third law, but according to the Kepler's third law, t square is proportional to a cube, comma, from which it follows that mu is a constant, mu is a constant। नीचे से hence from the Kepler's third law, hence from the Kepler's third law we conclude that
वी कंक्लूड दैट। बाबू देखो हमने फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में सब में स्टेटमेंट लिखाया वी कंक्लूड दैट द एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन म्यू, द एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन म्यू is the same for all the planets, अब एक चीज़ और पढ़ लिया जाए इसमें, आगे लिखिए अगली हेडिंग, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप ज़रूर जाके आंसर पेपर देखिएगा तो ये ध्यान दीजिएगा बाबू कि जो भी यहाँ पढ़ा रहे सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, कैसे पूछा गया है उसको एक बार देख लेना, ठीक है ना। आंसर खरीद के, अभी आंसर किसने खरीदा होगा? नहीं, अभी तो कुछ बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। ड्यूड्यू को तो आ गया है, बाकी और सबका भी नहीं आया है। नहीं, हमको लगता है बाबू दशहरा दिवाली मना लोगे तब आएगा, ठीक है। चलो लिखो, एक्यूरेट फॉर्म ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ, एक्यूरेट फॉर्म ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ। चलो इसमें क्या हम लोग बात करने वाले हैं, क्या चीज़ें होने वाली हैं उसको थोड़ा हम लोग समझ लें, फिर लिखाया जाए, ठीक है। देखो केपलर्स थर्ड लॉ हमको विषय बात करनी है। देखो हमने बताया था कल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उन्होंने क्या कहा था भैया ने कि m1 पार्टिकल है, ये आपका क्या है जी m2 है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं क्या है जी r है। तो इन दोनों के बीच एक एट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, ठीक। तो वह फोर्स क्या होता है, हमें लिखा था m1 m2 अपान r² इंटू क्या जी, ठीक। ये हमारा उन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने कहा था। अब हम आते हैं इस म्यू की जो बाबू है ना, इसकी एक्यूरेट वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं, किसकी एक्यूरेट वैल्यू आएगी क्या, ठीक है ना। तो यही लिखा गया है एक्यूरेट फॉर्म ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ, मतलब हमको म्यू की वैल्यू निकालनी है। और जब म्यू की वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग म्यू की वैल्यू टाइम पीरियड में रख देंगे, तो वहाँ से पीरियड टाइम में निकल जाएगा। देखो अच्छा हम मान लेते हैं बाबू ये आपका एस, ये जो एस ये आपका सन है और ये आपका क्या है जी प्लैनेट है। ध्यान देना, हम मान लेते हैं कि इस जो सन है उसका मास क्या है एस है और इसका मास क्या है जी पी है, मान लेते हैं एस और पी है। तुम्हारा मान कर कुछ और मान लेना, ठीक है, मानने में कोई दिक्कत नहीं। मैथ्स में तो खासकर अलजेब्रा में कुछ भी मान लो, सब चलता है, ठीक। यहाँ पर डिस्टेंस क्या है जी आर है, मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ जो फोर्स होगा बाबू मान लेते उस फोर्स को हम ए कहते हैं, या एफ ही कह लो, जो तुम्हारा मन करे एफ ही कह लो। तो यह क्या हो जाएगा, तुम चाहे जी करो चाहे गामा करो, बुक में गामा दिया तो मैं गामा बात कर रहा हूँ। ये बाबू यही काम है, जब हम लिखेंगे तो गामा वही लिखेंगे कि वही जो है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा एस पी अपान क्या जी, इससे क्वेश्चन नंबर 1। अभी इसको हम लोग लिखेंगे। फिर ये तो हमारा हो गया फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। हम मान लेते हैं बाबू कि जब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं इस प्लैनेट का टूवर्ड्स सन, उसको मान लेते हैं क्या है जी वो अल्फ़ा है। देखो एक्सेलरेशन एफ बराबर क्या होता है m इंटू ए होता है, ए बराबर क्या हो जाएगा एफ अपान, ठीक। तो हम मान लेते हैं कि जो प्लैनेट है उसका एक्सेलरेशन टूवर्ड्स सन के क्या है जी अल्फ़ा है, मान लेते हैं। चाहे अल्फ़ा मानो चाहे कुछ मानो, इसका यूज नहीं है, बस हम मान ले रहे हैं कि अल्फ़ा मान लेते हैं। तो क्या होगा बताओ एफ ना,
एफ कितना है, गामा एस पी अपान क्या, आर स्क्वायर अपान फोर्स, अरे मास, तो मास हमारा क्या है ये, इक्वल टू क्या हो गया, गामा एस अपान क्या जी, आर स्क्वायर। इसी तरह से सन का एक्सेलरेशन टूवर्ड्स क्या जी, प्लैनेट, उसे मान लेते हैं क्या है जी, बीटा है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा एस पी अपान आर स्क्वायर अपान क्या जी, एस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा पी अपान क्या जी, आर स्क्वायर। बाबू पढ़े होगे मैकेनिक्स में सेकेंड ईयर में या फिजिक्स में ही पढ़े होगे कि अगर बाबू ये डायरेक्शन एक तरफ होता है तो जो उनका हम एक्सेलरेशन निकालते हैं रिलेटिव, जो हम लोग रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालते हैं, अगर यह साइन एक तरफ रहता है तो हम क्या कर देते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा कर देते हैं। जैसे अल्फ़ा एक्सेलरेशन आया और बीटा आया, अगर पढ़े हो कहीं, हमको लगता है सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़े हो गए सेकेंड ईयर में, तो अगर यह एक ही डायरेक्शन में होता बाबू तो अल्फ़ा माइनस बीटा होता, लेकिन ये क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा अल्फ़ा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बीटा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या निकाल दियो, गामा एस प्लस पी अपान क्या जी, आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन। और हमें पता है कि केपलर लॉ एलिप्स पे काम करता है, उसका पाथ एलिप्स है। अभी हम आर्टिकल पीछे किए थे कि F बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन, म्यू अपान क्या होता है, आर स्क्वायर। तो फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा, अल्फ़ा दोनों बराबर हो जाएंगे, तो गामा एस प्लस पी अपान क्या जी, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या, म्यू अपान आर स्क्वायर, कैंसिल। तो जो म्यू की एक्यूरेट वैल्यू आती है वह ए आती है। ए आपको दिया रहेगा, मास एस मतलब क्या जी, मास है सन का, पी का प्लेनेट का मास है, तो जैसे जैसे मास चेंज होता रहेगा वैसे वैसे म्यू चेंज होता रहेगा, मतलब एक्यूरेट वैल्यू म्यू की यही है। ये आपके एग्ज़ाम में 2 बार पूछा गया है, 2008 में और 13 में, ठीक है, इसको लिख लिया जाए, छोटा सा है, लिखिए। let S be the mass of the sun, let S be the mass of the sun, comma, P that of any its planets. Let S be the mass of the sun, comma, P that of any of its planets and गामा, चाहे तुम जी लिखो चाहे गामा लिखो, जो तुम्हारा मन करे जी, गामा द कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, द कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। फिर द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन between the two TWO 2 comma from Newton's law of gravitation, from Newton's law of gravitation is thus, यहाँ पे लिखा है ना, कहाँ गया, इज 10, इसे लिखिए,
इसे 21 नंबर मत दीजिएगा, वो अंडरस्टूड है, आप सब समझ रहे हैं। वेयर r is the distance between the where r is the distance between the sun and planet, आगे if, नीचे से if alpha is the acceleration, of the planets towards sun, then अल्फा बराबर, इसे लिख लीजिए, देन अल्फा बराबर दिस। नीचे लिखिए, इफ बीटा इज द एक्सेलरेशन, सेम लाइन है, इफ अल्फा इज द बीटा इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सन टूवर्ड्स प्लैनेट, देन इसे लिख लीजिए, बीटा बराबर दिस। नीचे से hence the acceleration of the planet relative to the sun is equal to, इसे लिख लीजिए, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू गामा एस प्लस पी अपान आर स्क्वायर। तो हमने इसलिए लिखाया माइनस बीटा ताकि आपको याद रहे, ठीक है। आगे लिखिए, बट वी नो दैट acceleration of planet towards the sun is given by mu upon r square, नीचे से therefore we have इतना लिख लीजिए, नीचे से thus the
periodic time, thus the periodic time of planet, thus the periodic time of planet is given by, बताओ वो t बराबर क्या था, 2 पाई a टू पावर 3/2 इंटू क्या था जी, अंडर रूट म्यू। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई a टू पावर 3/2 अपान क्या जी, अंडर रूट म्यू की वैल्यू क्या है, गामा s प्लस पी, मतलब टी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर a क्यूब अपान गामा s प्लस पी। अगर ये भी डेरिवेशन पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं। अच्छा, कोई आंसर अभी लाता नहीं है ना, किसी के पास है आंसर? नहीं है, चलो ठीक है, तो हम ही लाएंगे कल से। अच्छा ये बताओ, कुछ रिजल्ट होते हैं जी एलिप्स में, इंटर में पढ़े होगे नहीं पढ़े होगे तो कोई बतिए नहीं है, हम यहाँ बताएंगे, उसे समझ लेना। ये तुम्हारी बुक है ना जी, बोलो। लिखो हेडिंग, हम लिखाएं कि रहने दे इसको, ये अच्छे पता नहीं जानते हैं, जानते हो। ये आपका मान लेते हैं एलिप्स है, ये आपका एक फोकस क्या है जी, S1 है, एक फोकस क्या है जी, S2 है। अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई क्या है जी, पार्टिकल मतलब प्लैनेट P है या पॉइंट P है, तो अगर हमने S1 से P को मिला दिया, S2 से P को मिला दिया, तो एक रिजल्ट होता है, पता नहीं जानते हो नहीं जानते हो, कि S1 इंटू P इसके बीच का डिस्टेंस इंटू S2 इंटू P, ये डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, हाँ लिखाना पड़ेगा, इक्वल टू B स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ से एक टेंजेंट ले लें और इससे हम नॉर्मल ड्रा कर दें, ये मान लेते हैं m, ये मान लेते हैं n, तो S1 इंटू एम और S2 इंटू एन, इसमें क्या रिलेशन होता है ये भी नहीं पता होगा, ये सब क्वेश्चन में यूज होगा। तो वहाँ हमसे पूछोगे, जब नहीं पता तो पूछोगे, इससे अच्छा पहले में छाप लो। फिर ये जो एंगल होता है और यह जो एंगल होता है, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये सब रिजल्ट हैं एलिप्स के। तो आज ही लिखोगे कल लिखोगे, आज ही लिख लो भाई, लिखो सम इम्पॉर्टेंट जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, सम इम्पॉर्टेंट जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिप्स। ये सब बताना तो नहीं चाहिए जी, लेकिन लिख लो, हमको लगता है वंदना वाले बुक में नहीं दिया है। ठीक है, क्योंकि वंदना वाला बुक समझता है कि आप समझदार हैं। ठीक है, इसीलिए देखो अब हम दो बुक से एक नोट से मिला जुला के पढ़ाते हैं, ताकि तुम लोग कुछ ठीक ठाक लिख उख लो। इसमें लिखा अच्छे से लिखिए, तो हम फिगर बना देना है, इसको लिखा उखा नहीं रहे, फिगर बना लीजिए। ये एलिप्स है, ठीक है ना जी, हाँ, ये नहीं कि सर जी क्या बना दिए, तुम हमसे अच्छा बना सकते हो। ये टेंजेंट है बाबू, देखो हमको हमारा आर्ट उतना सही नहीं है जी, तुम्हारा सही होगा। ठीक है ना, तो ये टेंजेंट है, तो अपना देख लेना, ये आपका n है, ये आपका क्या है जी, m है। जब नॉर्मल है तो ये आपका m है। ठीक,
और यह जो एंगल होता है फाई, ए बी एंगल क्या होता है जी, फाई होता है। वो हम लिखा रहे हैं, फिगर बना लो। अब पहला लिखो, एक प्रोडक्ट वाला होता है, हमने यहाँ पे गलत है, लिखो द प्रोडक्ट ऑफ द, बाबू ऐसे लिखाएं कि ऐसे लिखा दें, मतलब लैंग्वेज लिखाएं कि डायरेक्ट ये लिखा दें कि एस एम इंटू एच एन इक्वल टू क्या जी, बी स्क्वायर। पहला रिजल्ट अभी पहले देख लो, फिर एस पी प्लस एच पी इक्वल टू क्या जी, 2a हो जाता है। और थर्ड तुम अच्छे जानते हुए तो पढ़े हो ना, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। और थर्ड जो है फोर्थ, ये जो एंगल होती है क्या दोनों जी, सेम होती है। तो लैंग्वेज में लिखा है कि ऐसे ही जान जाओगे, हाँ तब लिख लो, तब लिख लो, ये दोनों लाइन लिख लो, ये दोनों लाइन लिख लो, फर्स्ट और सेकेंड। थर्ड हम लिखा रहे हैं, उसको लिखो एस एम इंटू एच एन, एस एम इंटू एच एन जो हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं उस पर टेंजेंट पे, उनका प्रोडक्ट हमारा माइनर एक्सिस जो सेमी माइनस एक्सिस का स्क्वायर होता है। और एस पी और एच पी इन दोनों का डिस्टेंस जो हमारा क्या होता है जी, मेजर एक्सिस होता है। रिजल्ट यूज होगा। थर्ड लिखो द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एन एलिप्स, the length of the lattice rectum of an ellipse is 2b square by a, 2b square by a, where b square बराबर this। इन सब का यूज होगा। फोर्थ लिख लो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट P, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट P ऑफ एन ellipse is equally inclined, of an ellipse is equally inclined to the focal radii, SP and HP of the point। अब अगले टर्न पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जी, ठीक है। हमको लगता है अगले 2 टर्न में ख़त्म हो जाएगा। 3-4 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, उसको करा किसे। बाबू आप अपने से ज़रूर क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है ना। जो बताया गया हो तो हम बताएंगे आया है, कुछ अपने से भी कम से कम एग्जाम्पल तो ज़रूर सॉल्व कर लेना। बाबू मैकेनिक्स में ज़्यादातर एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। आपके पास 2 साल के 1 साल का तो एक्सपीरियंस है, ये सेकेंड ईयर का एक्सपीरियंस है, फर्स्ट ईयर तो एग्जाम नहीं दिए थे मैथ का। चलो ठीक।